ओके बेटा, चैप्टर थर्ड आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। और इसका तो वीडियो भी बहुत अच्छा बना, सबसे ज्यादा लाइक इस पे आई थी करीब 3K व्यूज। 3K व्यूज, हाँ। आप देखेंगे अभी सब मेरे यूट्यूब चैनल पर है। और चैनल आपको पता होगा, चूंकि वीडियो मैंने भेजा था तो लिंक वही है। उसके थ्रू आप जाओगे तो मेरा उस पर फोटो आपको बना होगा, पंकज सिंह वही कोट वाला। तो चैप्टर थर्ड, कॉलोनियल अगेरियन पॉलिसी। कॉलोनियल अगेरियन पॉलिसी का मतलब है कॉलोनियल रूल, मतलब जिसको हम बताए थे आपको चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में अच्छे से, इंपीरियलिस्ट कौन होता है और कॉलोनीज क्या है। तो ब्रिटिश लोग इंडिया पर अपना उपनिवेश बनाए, अपनी कॉलोनी बनाए, तो ब्रिटिश लोग इंपीरियलिस्ट कहलाए। और हम जिस कंट्री के ऊपर उन्होंने किया वो कॉलोनी कहलाई। तो कॉलोनियल अगेरियन पॉलिसीज, इनकी पॉलिसीज क्या थी, जो इन्होंने लैंड सेटलमेंट और रेवेन्यू के लिए डिफरेंट पॉलिसीज बनाई। बिग आइडिया में हम पढ़ेंगे चेंज इन द रूरल सेटअप। रूरल सेटअप मतलब जो ग्रामीण गांव के लोगों का जो सेटअप था उसमें क्या परिवर्तन किया। इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। लैंड रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व। जो उस समय मेन सोर्स जो है राजस्व का लैंड ही था। कल्टीवेशन, जो प्रोडक्शन करते थे पीजेंट किसान, उसका अपना कुछ हिस्सा देते थे। सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट, इस तीन तरह के मेन उन्होंने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किया, व्यवस्था बनाई, जिससे कि लैंड में और उनके रेवेन्यू में, राजस्व में उनको सुधार, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो सके। इसलिए वो तरह तरह की स्कीम बनाते और बदलते रहे समय समय पर। अगला है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन हुआ, मतलब व्यापारीकरण हुआ जिसको हम कह सकते हैं। जो पहले किसान हमारे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करते थे, ओनली जिसको हम धान गेहूँ कहते हैं, मतलब सस्टेंसिव क्रॉप, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी जीविका के लिए धान गेहूँ मतलब व्हीट और पैडी। और अंग्रेजों ने उन्हें जबरदस्ती जो है ओपियम, इंडिगो, कॉटन, इन सब की खेती करने के लिए मजबूर किया। हिस्ट्री मेकर में थॉमस एंड विलियम डेनियल, क्या दिया गया आपको हिस्ट्री मेकर में, ये लाइन है आपकी, ये अभी हमने एक्सप्लेन किया बिग आइडिया में। तो थॉमस विलियम डेनियल वर फेमस पेंटर हु स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग पिक्चर्स्क्यू लैंडस्केप। ये फेमस पेंटर थे दोनों, जो एक फेमस थे अपने लैंडस्केप पिक्चर्स बनाने के लिए। दे पेंटेड द इंडियन कंट्री साइड। इंडियन कंट्री साइड मतलब ग्रामीण एरिया का, रूरल एनवायरनमेंट का इन्होंने पेंटिंग मतलब एक तरह से किया। एंड मेडिवल मॉन्यूमेंट्स, जो मध्यकालीन बिल्डिंगें थी हमारी मुगल दौरान और अदर सल्तनत पीरियड में, मेनी ऑफ विच वर डन यूजिंग वाटर कलर। और उस समय ये लोग ज़्यादातर जो है अपनी पेंटिंग बनाए वाटर कलर का यूज करते थे। एट अ ग्लांस में क्विक लुक जिसको बोलते हैं, जो चैप्टर का समरी है, यही हमको हेडिंग सब पढ़ने हैं। कॉलोनियल रूरल सेटअप, मेजर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, इजरादारी सिस्टम नंबर 1, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवारी सेटलमेंट में क्या था, नीचे इधर आपका कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का व्यापारीकरण। कमर्शलाइजेशन में किस तरह का, इंडिगो कल्टीवेशन में। इंडिगो कल्टीवेशन में दो तरह के थे, निज सिस्टम एंड रयोती सिस्टम। निज सिस्टम का मतलब है जब जो ब्रिटिश मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट खुद
अपना इंडिगो खेती करवाती थी। और रयोती सिस्टम, रयोती का मतलब होता है कल्टीवेटर्स, किसान, ये अपना बोते थे। और ओपियम, ओपियम मतलब अफीम की खेती, आज भी बाराबंकी और तमाम अफीम की खेती जबरदस्ती, और इसके बदले में चाइना एक्सपोर्ट करते थे और वहां से चाय, टी का लाते थे। टाइम लाइन नीचे दिया गया है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। टाइम किस समय क्या हुआ, 1770 में सी बंगाल फेमाइन, बंगाल में एक बुरी तरह से नेचुरल क्लैमिटीज हुई, सूखा हुआ, फसल अच्छी नहीं हुई 1770। एंड 1793 परमानेंट सेटलमेंट, आप डेट याद करिएगा। 1882 सी माहलवारी सिस्टम में, एंड रयतवारी सेटलमेंट 1820 टू 1827। 1859 टू 1860 इंडिगो रिवोल्ट हुआ, और 1867 से 1868 में चंपारण रिवोल्ट हुआ। चंपारण बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, उसी नील की खेती के अपोज में। हेलो बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है? हेलो। और ये पेज आप सेव कर लीजिएगा। हेलो, ये पेज आप लोग सेव कर लीजिएगा, क्योंकि इसको रिमूव करके दूसरा पेज लगाने जा रहे हैं। आप लोग सेव कर लीजिए, जिससे बुक नहीं है तो भी काम चले आपका। इसको आप सेव कर लीजिए तुरंत, हम इसको रिमूव कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, दूसरा पेज लगाएंगे। हाँ, जो भी पेज दे रहे हैं आप उसको रिमूव कर लिया करिए, और अच्छे से समझिए। और ओके, ये लाइनें चलेंगी सीधा सीधा आपका। तो you have read in the previous chapter, you have read in the previous chapter that land revenue was the most important source of income for the colonial government. You have मतलब हम लोगों ने चैप्टर सेकंड में, फर्स्ट में स्टडी कर लिया है कि उस समय किसी भी, चाहे हम कॉलोनियल गवर्नमेंट बोले या मोनार्की, जो भी हमारे राजा या जो भी गवर्नमेंट रहे हैं, सबका हम लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा है। मेडिवल पीरियड, मुगल पीरियड, और सल्तनत पीरियड, और मराठा, सिख, और सब। आप उसमें से तरह तरह के टैक्स के बारे में पढ़े होंगे, चौथ पढ़े होंगे, 1/10 और 1/4, और ये सब 1/6 लिया जाता था। तो क्योंकि उस समय मेन इनकम क्या था किसानों के पास, अपना खेती करना, धान गेहूं उसी के बदले देते थे। तो रेवेन्यू का मेन साधन क्या था? एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू मेन इनकम का सोर्स था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कॉलोनियल गवर्नमेंट। और कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो हम नहीं कह सकते, चूंकि कॉलोनी, चूंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट थी, तो इसलिए कॉलोनी उन लोगों ने बनाई, उपनिवेश बनाया इंडिया को, तो इसलिए कॉलोनियल कहलाए, कॉलोनियल गवर्नमेंट। इट वाज नेसेसरी टू एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट। इसलिए ये जरूरी हो गया था, इंपॉर्टेंट था कि स्टेब्लिश मतलब सेटलमेंट करना, सिस्टम ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना और उसको एस्टिमेट करना, कितना किस लैंड पर कितना रेवेन्यू जमा होना चाहिए किसानों के लिए। इन चीजों को शुरू किया ब्रिटिश ने। वेरियस लैंड रेवेन्यू सिस्टम केम टू बी स्टेब्लिश इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब भारतीय, उसमें भारत एक बड़ा विशाल देश था। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक का कुछ हिस्सा, और चीजें मतलब थी इंडिया में। तो अलग अलग पार्ट्स में तरह तरह के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किए गए। वी विल डिस्कस दीज एंड देयर इम्पैक्ट इन दिस चैप्टर। और इस चैप्टर में हमको इसी के बारे में डिस्कस करना है, और इसके इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट क्या पड़ा, ब्रिटिश पर क्या पड़ा, और हमारे फार्मर्स पर क्या पड़ा। We will also see how commercial crop, opium, opium and indigo, opium and indigo help the British maintain a profitable balance of trade। और ये भी देखेंगे कैसे कॉमर्शियल क्रॉप, जो ये ओपियम, अफीम और इंडिगो, नील, उनके व्यापार को कैसे बैलेंस किया, प्रॉफिट मिलाया।
एट द कॉस्ट ऑफ इम्पोरिशमेंट ऑफ द इंडियन पीजेंट्री। किस कीमत पर? इम्पोरिश, हमारे इंडियन पीजेंट्री जो सेल्फ सफिशिएंट थे धीरे धीरे गरीब होते गए, मजबूरन उनको इसकी खेती करनी पड़ी और अपनी जीविका के लिए, एक कहते हैं ना सब्सिस्टेंस क्राइसिस, मतलब जब लिविंग के लिए, जीविका चलाने के लिए उनके पास फूड ना हो तो वो अंग्रेजों से खरीदते थे महंगे दाम में। अगली हेडिंग हमारी, चेंज इन द रूरल सेटअप। ड्यूरिंग द एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड, फार्मर्स हु कल्टीवेटेड अ पीस ऑफ लैंड। एंशियंट एंड मेडिवल मतलब पुराने और मध्यकालीन समय के दौरान जो किसान अपने खेती करता था अपने लैंड पर, हेल्ड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय से, दे यूज टू पे अ पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस एज टैक्स। सपोज दैट 1 क्विंटल पैदा हुआ तो उसका कुछ हिस्सा वो लोग क्या देते थे? टैक्स के रूप में, खुशी खुशी टैक्स के रूप में देते थे। इन रिटर्न दियर राइट टू होल्ड एंड कल्टीवेट द पीस ऑफ लैंड रिमेन इंटैक्ट। इसके बदले में उनका खेत पर अपना अधिकार बना होता था और उस पर खेती करने का। 10 विलेज बिकेम सेल्फ सफिशियंट। इस तरह से गांव क्या थे? आत्मनिर्भर। सेल्फ सफिशियंट मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट, अपने ऊपर निर्भर रहना, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी उनको अपनी जीविका के लिए। नीडेड नो एक्स्ट्रा हेल्प टू फुलफिल बेसिक नीड्स, मीनिंग, and could produce enough food crop to fulfill the needs of people। अपने परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में वो फसल उगा सकते थे। शेरशाह सूरी स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ मेजरिंग लैंड एंड गिविंग अ पट्टा। सबसे पहले शेरशाह सूरी ने मेजर को लैंड करना शुरू किया था, मापना और पट्टा। आज भी देखिए आप गांव में सुनते होंगे प्रधान ने पट्टा दिया, जो जमीन सरकार गांव की खाली पड़ी रहती है, तो शुरू किया था किसानों को भूमि। आर रिटर्न रिकॉर्ड टू इट्स ओनर, उसके मालिकों को लिखित तौर पर। इन दिस सिस्टम रेवेन्यू वाज पेड बाय फार्मर्स डिपेंडिंग ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। और इस तरह से रेवेन्यू मतलब राजस्व जो किसानों द्वारा दिया जाता था, किस तरह से? फिक्स फर्टिलिटी के बेस पर, कौन उपजाऊ है, कितना उपजाऊ है। सुने होंगे अपने बाबा दादा से आप लोग कि 16 आना जमीन है, 8 आना 4 आना ऊसर बंजर कैसी है। व्हेन नेचुरल डिजास्टर अफेक्टेड अ रीजन, और जब प्राकृतिक आपदा जैसे फ्लड है, ड्रॉट, सूखा या और चीज़ें, फसलें नुकसान हो जाती थी, फसलें नहीं होती थी, तो टैक्स भी माफ कर दिया जाता था। रेवेन्यू कलेक्शन वाज रिड्यूस, घटा दिया जाता था। समटाइम्स व्हेन द सिचुएशन वाज टू क्रिटिकल, और जब कभी कभी स्थिति बहुत क्रिटिकल होती थी तो अफेक्टेड फार्मर वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम, एग्जम्प्टेड मतलब फ्री, माफ कर देना। अगला पैराग्राफ पे है, व्हेन द ईआईसी गॉट द दीवानी ऑफ बंगाल आफ्टर कॉन्क्वायरिंग द बंगाल, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, इनको डिफीट करने के बाद जब बंगाली राइट, दीवानी राइट बंगाल का मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, ऑथराइजिंग टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड बी इन द चार्ज ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू को कलेक्ट करने का और प्रशासनिक, नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था का चार्ज मिला। इट थॉट ऑफ मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू कलेक्शन, और उनका मेन उद्देश्य क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए चाहे किसानों की कुछ भी स्थिति हो। इट इंट्रोड्यूस अगेरियन पॉलिसी, और इसी को कहते हैं अगेरियन पॉलिसी। मतलब एक तरह से कि अभी तो हमने अपने पुराने सिस्टम में क्या देखा कि एक तरह से मोरल पॉलिसीज थी, नैतिक मूल्यों पर, कि अगर भाई ठीक है सिचुएशन नहीं हुआ तो माफ कर दीजिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। तो हैर्स पॉलिसी जिसको हम कह सकते हैं, which included the following aspect. Number 1, it imposed collection of revenue in cash। क्या था? अब पहले तो एक्सचेंज बार्टर सिस्टम, एक तरह से जो प्रोडक्ट्स होता था धान गेहूं उसको दे देते थे, अब इन्होंने कहा कैश में, नगद में दिया जाए। इट फोर्स थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस टू कल्टीवेट कैश क्रॉप, हजारों किसानों को कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए। कैश क्रॉप मतलब वही बताया ना जैसे आपको कि
इंडिगो है, कॉटन है, ओपियम है, और ये कॉफी, टी, नकदी फसल जैसे आज हमारे यहाँ शुगर केन कैश क्रॉप है। द कंपनी क्रिएटेड 2 पोस्ट ऑफ डिप्टी दीवान, 2 पद उन्होंने नए निकाले, डिप्टी दीवान, उप दीवान जिसको कहते हो, वन फॉर बंगाल एंड अदर फॉर बिहार। फॉर ग्रेटर प्रॉफिट द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वाज नाउ फॉर्म्ड आउट एनुअली टू द हाईएस्ट बिडर। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके इसके लिए लैंड कलेक्शन जो है वार्षिक तौर पर कर दिया गया, और हाईएस्ट बिडर एक तरह से हाई रेवेन्यू। द इल इफेक्ट, इसका बुरा प्रभाव क्या पड़ा हमारे किसानों पर, इंडिया पर। द विलेज विच नाउ प्रोड्यूस कैश क्रॉप हैड टू डिपेंड, जो लोग अब कैश क्रॉप ग्रो करना शुरू किए, अब अपनी फूड सप्लाई के लिए उनको दूसरे पर डिपेंड होना पड़ा। As the tax collector was only interested in collecting, जो टैक्स कलेक्टर नियुक्त थे वो केवल टैक्स लेने में उनका इंटरेस्ट था, वो अपना भी प्रॉफिट चाह, दिस इज द मनी ऑफ अदर पर्पस, जाके बोल दो। He paid no attention to improving the quality of land, मीन्स क्वालिटी ऑफ लैंड, लैंड की फर्टिलिटी, लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर उनका कोई इंटेंशन नहीं था, केवल टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, चाहे फसल पैदा हो या ना हो। द पुअर पीजेंट रोथलेस एक्सप्लॉइटेड, गरीब किसान लगातार एक्सप्लॉइटेड होते रहे, शोषित होते रहे बाय द टैक्स कलेक्टर, आइदर लेफ्ट देयर विलेज और बिकेम, अब या तो जब वो नहीं दे पाते थे तो उनकी लैंड ले ली जाती थी, इस तरह से वो मजबूरन लैंड छोड़ देते थे या बधुआ मजदूरी तौर पर काम करना शुरू कर देते थे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिक्लाइन, और इस तरह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है धीरे धीरे डिक्लाइन मतलब लो होता गया, कम होता गया। हेलो हेलो, इतनी बातें बेटा, दोनों पैराग्राफ की बात समझ में आई, दोनों पेज की? इसको भी आप सेव कर लीजिए, अगला पेज हम सेंड करने जा रहे हैं, तीसरा पेज, बस आज एक पेज और एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अब सबको आप लोग जोड़ लीजिए और बोलिए कि सब ऐड हो जाए और एक्टिव हो जाए। चलिए अगला है सिमुल्टेनियसली ट्रेड एंड कॉमर्स आल्सो, मतलब सिमुल्टेनियसली का मतलब है कि इसी तरह से जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ, उस पर बुरा असर पड़ा, और वैसे ही ट्रेड और कॉमर्स आल्सो सफर्ड अ सेटबैक, व्यापार भी जो है सेटबैक मतलब अपने बैकफुट पर आ गया, बुरी पोजीशन में। इंडियन गुड्स वर बॉट एट लो रेट्स, भारतीय सामान को लो रेट पे खरीदते थे, और सोल्ड बैक इन यूरोप एट मच हायर, और उसको यूरोप में ले जा करके मच हायर मतलब अधिक दाम पर बेचते थे, जो व्यापारी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। इंडियन वीवर्स एंड आर्टिसंस वर कंपेल्ड टू वर्क अंडर हैर्स कंडीशन, हमारे बुनकर्स, हमारे कामगार लोग जो क्राफ्ट्समैन थे, इनको हैर्स कंडीशन बुरी स्थिति में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। एंड देयर स्किल्स वर रेंड, धीरे धीरे उनकी कुशलता जो फेमस था वर्ल्ड के यूरोप में, वो डिक्लाइन होता गया, रिउंड होता गया। It also harmed the interest of the EEICs as a trading company. It also harmed the interest of the, मतलब कि जो EEIC का एक तरह से रुचि था ट्रेडिंग कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में, its official realized that a systematic approach to land revenue collection was needed. ऑफिशियल मतलब उनके कर्मचारी इस चीज को रियलाइज किए कि भाई इसको ग्रोथ के लिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए, कर्मचारियों को रखने के लिए और खर्चे के लिए ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत होगी, रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा किया जाए,
टू सिक्योर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, और इस तरह से अधिक रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए इन टाइमली प्रिडिक्टेबल मैनर, सो दे इनिशिएटेड वेरियस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, और इस तरह से उन लोगों ने तरह तरह के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किया। Connect to history, the urge to maximize revenue directly led to the Bengal famine 1770। 1770 में जब बंगाल फेमाइन, बंगाल में सूखा पड़ा था, which 1/3 of the population of Bengal, 1/3 मतलब 1/3 जनसंख्या बंगाल की पेरिश एंड एग्रीकल्चर वाज एबंडेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ बंगाल। बंगाल के बहुत से हिस्सों में खेती नहीं हुई थी, कृषि प्रोडक्शन। द रिचेस्ट प्रोविंस, जो कि उस समय बंगाल इंडिया का सबसे धनी प्रदेश था। द फर्स्ट टेस्ट ऑफ, पहली बार उसने गरीबी का स्वाद चखा था। इम्पोरिशमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश मतलब कॉलोनियल रूल के तहत। मेजर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, द फर्स्ट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी केम इन द फॉर्म ऑफ द, सबसे पहले जो सुधार हुआ, मतलब उन्होंने अपने अनुसार सुधार किया, हमारे किसानों को उससे बेनिफिट नहीं हुआ, कंपनी के द्वारा, उसको इजरादारी सिस्टम कहा गया। इट वाज फॉलोड बाय 3 लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट इंट्रोड्यूस इन लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 3 लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट जो हुए करीब 18th सेंचुरी में टू द 19th सेंचुरी, दीज वर द परमानेंट, महलवारी और रैयतवारी, ये 3 मेन हैं, और इनमें आप नाम याद करिएगा कौन किसने किया था। तो इजरादारी, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल, अंडरलाइन करिएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ये realized that income from land revenue collection was not enough to meet company expenses। उसने इस चीज को रियलाइज किया कि इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू, मतलब जो लैंड रेवेन्यू भू राजस्व है, वो जो उससे आय है वो इनफ नहीं है कंपनी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, खर्चों को पूरा करने के लिए, पूरा नहीं हो रहा है। तो मैसिव फेमाइन इन बंगाल फर्दर रिड्यूस रेवेन्यू, और जब बंगाल में उस समय फेमाइन कंडीशन था, उससे रेवेन्यू भी घट गया था। तो हेस्टिंग इंट्रोड्यूस, वारेन हेस्टिंग ने सिस्टम बाय व्हिच द राइट टू रेवेन्यू कलेक्शन वाज गिवन टू द हाईएस्ट बिडर फॉर 5 ईयर। इन्होंने जो सिस्टम अपनाया, तो हाईएस्ट बिडर मतलब ऊंचे दाम पर, एक तरह जिसको कह सकते हैं, हमें इतना टैक्स चाहिए तुम्हें, 5 साल के लिए इन्होंने दिया किसानों को। सिस्टम केम टू बी कॉल्ड इजरादारी रेवेन्यू, और इस सिस्टम को इजरादारी बोलते हैं। तो किसने दिया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। आप भी बोलते रहिए, पूछते रहिए, कोई चीज समझ में नहीं आए और सुनते रहिए ध्यान से। मीनिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग लिखिए इंग्लिश टू इंग्लिश। नेक्स्ट पॉइंट है, however this system failed because the bidding had no link with the land's actual productivity। ये सिस्टम फेल हुआ क्योंकि जो बिडिंग मतलब है, हैड नो लिंक विद द लैंड्स एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, जो इन्होंने टैक्स एक तरह से रखा था, कितना टैक्स हमें चाहिए, उसका कोई लिंक नहीं था कि लैंड के एक्चुअल प्रोडक्टिविटी से कितना उत्पादन हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। उन्होंने फिक्स कर दिया कि हाँ इतने पे आपको इतना देना है। सपोर्ट दैट उससे कम प्रोडक्शन हुआ तो तब भी घाटा था किसानों का। बिसाइड द इजरादारी डिड नॉट इम्प्रूव द लैंड, लैंड को भी इम्प्रूव नहीं कर सके उस समय, बिकॉज इट्स ए कॉशन ऑफ पीरियोडिकली, मतलब सेल और ऑफर और सेल, मतलब एक पीरियोडिकली, एक समय के लिए इन्होंने दिया था। As the Ijradari wanted to get more revenue to pay the company, the peasant were relentlessly exploited। इस तरह से किसान जो है हमारे relentlessly exploited, लगातार जो है शोषित होते रहे। अगला सिस्टम है परमानेंट सेटलमेंट। बस जल्दी से, नहीं तो बंद हो जाएगा वीडियो। The system of permanent settlement was introduced in 1793, अंडरलाइन करिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या कॉर्नवालिस सेटलमेंट या परमानेंट सेटलमेंट कह सकते हो, 93 में। इट कवर्ड
किस किस एरिया में था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड बनारस डिवीजन ऑफ यूपी। अकाउंटिंग मतलब 90% ऑफ ब्रिटिश ने जितने एरिया पे कब्जा किया था उसका 19% पर परमानेंट सेटलमेंट शुरू हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम क्या था ये? लैंड ओनर्स और जमींदार एक्वायर्ड हेरिडिटरी राइट ओवर द लैंड। इसके अनुसार जो जमीन के मालिक होते थे लैंडलॉर्ड या जमींदार, वो अनुवांशिक रूप से इसके अधिकारी होते थे। मतलब उनके पिता का जमीन है तो उसके बेटा भी लैंडलॉर्ड होगा। फार्मर्स वर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ टेनेंट्स एंड दे लॉस्ट द राइट टू द यूज ऑफ pasture, forest land, irrigation canal and fishing pond. किसान were reduced to the status of tenant, मतलब जो किसान जो अपना एक तरह से अब फ्री होके अपने लैंड पे खेती करता था, उन सब तरह के जो राइट्स थे उन्होंने खो दिया। पास्चर मतलब जानवरों को जो चराते थे चरागाहों पर, फॉरेस्ट लैंड का जो यूज करते थे, इरिगेशन कैनाल नहरों की से लिए सिंचाई करते थे, फिशिंग पॉन्ड, ये इन सब पे राइट इनका समाप्त हो गया। तो